नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त की जाए। साथ ही राज्य में अधिक वर्षा से प्रभावित सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जाए। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों और प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7वें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। आज इसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि धामी सरकार प्रदेश के हित में लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही है और जिस तरह से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है, इससे कर्मचारियों में काफी उत्साह है। देखिए, धामी सरकार निरंतर लगातार ऐतिहासिक फैसले लेने का काम कर रही है और इस प्रदेश के हित में लेने का काम कर रही है। यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के किसान, तमाम सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। और जिस तरीके से उन्होंने अभी ये भत्ता देने की बात करी है, मुझे लगता है कि सभी कर्मचारियों में उत्साह है और वो धामी जी का धन्यवाद भी करते हैं। और क्योंकि कर्मचारी बहुत ही मेहनत और लगन के साथ में काम करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर सभी कर्मचारियों का भी और सभी के हितों का ख्याल रखते हुए इस तरह के निर्णय लेने का काम कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां सालों से जर्जर बिल्डिंग में काम कर रहे नगर निगम के कर्मचारियों को जल्द ही नया कार्यालय मिलने वाला। नए कार्यालय की बिल्डिंग का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हरिद्वार पहुंचकर निर्माणाधीन बिल्डिंग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह बताया कि करीब 9 करोड़ रुपए के बजट से हरिद्वार नगर निगम कार्यालय के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है। 3 मंजिला बिल्डिंग में अधिकारियों और मेयर के कार्यालय बनाए जाएंगे। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां टेक होम राशन के एनसीसीएफ को दिए जाने का स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने विरोध जताया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति राउतेला ने इस मामले को लेकर आज कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सरकार के इस फैसले को लेकर 25 सितंबर को सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। लिखा है कि ये जो 250 करोड़ का जो टेंडर है, जो 250 करोड़ का जो योजना है जिसमें आपको पौष्टिक आहार देना है, उसमें सिलेक्शन हो गया एनसीसीएफ का। बिना टेंडर प्रक्रिया के जो हमारे प्रदेश के हिसाब से 1 करोड़ से ऊपर कोई भी काम आप बिना टेंडर प्रक्रिया के नहीं दे सकते हो, वो एनसीसीएफ को दिया जा रहा है। और ये उन्हीं के डिपार्टमेंट की चिट्ठी है जिसमें ये लिखा है कि एनसीसीएफ को चयन किया गया है और उसके लिए आपको उसके जो कागज है वो पूरे कराने हैं, जबकि जो बाकी तो। वही खबर देहरादून से है, जहां न्यायालय ने श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के आधार कार्ड अपलोड न होने से 46,706 श्रमिकों के राशन कार्ड बनाना जिला पूर्ति कार्यालय के सामने अब चुनौती बन गया है। पूर्ति कार्यालय को जो सूची श्रम विभाग से मिली है, उनमें श्रमिकों को पूरा नाम पता तक दर्ज है ही नहीं, जिसकी वजह से खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मानसून कमजोर पड़ते ही गर्मी में एक बार फिर सितम पूरी तरीके से ढहाना शुरू कर दिया है। बीते 4 रोज से बारिश नहीं होने से तापमान 36 डिग्री पार चला गया है। ऐसा कई सालों बाद हुआ जब सितंबर के माह में तापमान 36 डिग्री पार कर गया हो। लोगों को एक बार फिर मई जून की गर्मी का एहसास हो रहा है। गर्मी और उमस से बेहाल लोग एक बार फिर ठंडी और पानी वाली
जगह का रुख करना है। देखिए, उत्तराखंड के लिए अगर बात करते हैं मानसून की, तो आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से जो है मौसम हमारा साफ ही रह रहा है और कोई बारिश की एक्टिविटी नहीं मिल रही है। क्लाउड कवरेज भी बहुत कम है, वो भी खत्म हो रखा करीब करीब। तो दिन में अच्छी खासी जो धूप है वो निकली है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं तापमान धीरे धीरे जो है ये बढ़ता गया है। और आजकल अगर बात करें तो ये करीब 4 से 6 डिग्री तक, चाहे हिल्स की बात करें या प्लेन्स की बात करें, वो सामान्य से ऊपर चल रहे हैं कुछ जगहों तक में। तो ये स्थिति है। लेकिन अभी आप देखें कल परसों से जो है 25 या 26 तारीख से मेनली अगर देखें तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में फिर से मिलने वाली है। अगर मैं 26 के लिए बात करूं तो उस दिन आप ये कह सकते हैं कि जो है अनेक जगहों तक में उसकी संभावना है और 27 तारीख में देखें तो उसमें भी लग रहा है कि अनेक जगहों तक वो रहेगी। तो खबर हल्द्वानी से है, जहां बीते 12 सितंबर से 14 सितंबर तक आई भारी बरसात में गौला नदी में आए उफान के चलते पुल के अप्रोच रोड का एक हिस्सा बह गया, जिस वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। गौलापार, चौरगलिया, टनकपुर, खटीमा और मंडी से पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के लिए यह पुल बेहद जरूरी है। लिहाजा लगातार सामाजिक संगठन, स्थानीय लोग और राजनीतिक दल इस पुल को खोले जाने और वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग करते आ रहे हैं, जिस पर प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। बारिश और गौला में अत्यधिक बाढ़ के कारण जो पुल बहा है, पुल की अप्रोच बही है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि उसमें अभी समय लगने की संभावना NHAI द्वारा बताई गई है, तो वैकल्पिक मार्ग जो पुराना हमारे गाँव वाले यूज़ करते थे उसको तैयार किया जा रहा है और वन विभाग द्वारा एक कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और 2-3 दिन के अंदर उसको कार्य को कंप्लीट करके यातायात सुचारू करने के प्रयास किए। अगली खबर कर्णप्रयाग से है, जहां खत्याड़ी से गाढ़ गंगा जोड़ तक डामरीकरण करने की मांग को लेकर कालूसैंण संघर्ष समिति ने डामरीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें कि उमा देवी मंदिर से तहसील तक ढोल दमाऊ के साथ प्रदर्शन किया गया और SDM को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा गया, जहां पर ग्रामीणों ने बताया कि 13 साल पहले रोड बन चुकी थी लेकिन अभी तक डामरीकरण नहीं हो पाया। कालूसैंण संघर्ष समिति है, जिनके माध्यम से एक ज्ञापन हमें प्रस्तुत किया गया है, जिसमें खत्याड़ी से और कालूसैंण के एक सड़क है, उस सड़क के डामरीकरण की मांग की गई है। ये सड़क PWD गोचर डिवीज़न के अंडर में है। पहले भी इन्होंने हमसे कहा था और ये उनकी मांग हमने PWD गोचर को अवगत कराया था। अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैं PWD को पुनः इनका ज्ञापन प्रेषित करूँगा। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को है और मैंने अभी PWD एक्सचेंज से बात भी की है, तो उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि साहब उसमें हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाना। तो वहीं नैनीताल ने 5वें राज्य ओलंपिक के तहत शहर में आयोजित 2 दिवसीय जल क्रीड़ाओं का समापन हो गया। इस बीच झील में खिलाड़ियों ने जमकर जोर आजमाइश की। खिलाड़ियों ने 12 गोल्ड के साथ कुल 16 मेडल प्राप्त किए। तो वहीं दूसरे दिन नैनी झील में खेल से संबंधित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कायाकिंग एसोसिएशन अध्यक्ष पुष्कर जैन ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। गेम्स हो रहे हैं उत्तराखंड में और उसके नेशनल गेमों के सापेक्ष यहाँ पर स्टेट ओलंपिक गेम्स हैं और जो कायाकिंग, कैनोइंग, रोइंग प्रतियोगिताएं हैं वो यहाँ नैनीताल में नैनी झील में हो रही हैं और ये बहुत एक अच्छा स्थान है इन खेलों के लिए और पहली बार यहाँ पर हो रही है। इसका फ़ायदा आने वाले समय में यहाँ टूरिज्म में मिलेगा और हमारे साथ जो डॉक्टर सुमंत जी हैं, ये भोपाल से हमारे बीच में आए हैं और पूरे देश में जो कायाकिंग कैनोइंग की जो प्रतियोगिताएँ हैं उसकी जो जितना भी तकनीकी ज्ञान है आपको है, आप इसकी देखरेख कर रहे हैं और ये प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है और लगभग यहाँ पर 17 टीमें अलग अलग ज़िले हैं और इसके अलावा DG रुड़की और बाकी टीमें पुलिस है, स्टेट पुलिस, उनकी टीमें भी इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। नैनीताल लेक अपने आप में एक बहुत फेमस पॉइंट है और ये वर्ल्ड हाईएस्ट यॉट पॉइंट भी माना जाता है और इस प्रतियोगिताओं के लिए जो यहाँ हो रही हैं कायाकिंग एंड कैनोइंग, जिसमें कायाक और कैनो अलग अलग 2 विधाएँ हैं और रोइंग और सेलिंग, ये तीनों स्पोर्ट्स यहाँ हो रहे हैं, जिसमें रोइंग और कायाकिंग और कैनोइंग एंड सेलिंग, ये तीनों गेम्स
ओलंपिक डिसिप्लिन है, मतलब इन गेम्स में बच्चे भाग लेके अपना करियर ओलंपिक्स तक बना सकते हैं। और हमें लगता है कि जिस तरीके का यहाँ एटमॉस्फेयर है, वातावरण में शुद्धता है, ये एक बच्चों के लिए ट्रेनिंग के लिए और साथ ही साथ कंपटीशन के लिए बहुत ही एक एप्रोप्रिएट लोकेशन है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक कलाओं को न केवल एक नई पहचान मिल रही है, बल्कि भविष्य की आने वाली पीढ़ियां भी इससे प्रेरित होकर जुड़ रही हैं। सोमवार का दिन उत्तराखंड वासियों के लिए गौरव का दिन रहा, जब अयोध्या में विराजमान भगवान श्री राम लला का दिव्य विग्रह देवभूमि की विश्व विख्यात ऐपड़ कला से सुसज्जित शुभ वस्त्रम में सुशोभित हुए। यह शुभ वस्त्रम न केवल उत्तराखंड की पारंपरिक कला और समर्पण का प्रतीक था, बल्कि इसने राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को राष्ट्रीय पटल पर एक नया गौरवशाली इतिहास से जोड़ दिया। इन शुभ वस्त्रों को उत्तराखंड के कुशल शिल्पकारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेरणा से तैयार किया और स्वयं मुख्यमंत्री ने इसे अयोध्या पहुंचाकर श्री राम मंदिर में भेंट किया। यह शुभ वस्त्रम न केवल प्रदेश की ऐपड़ कला नजर आती है इस पे, बल्कि इसमें निहित भक्ति और श्रम साधकों की अद्वितीय शिल्पकला का अद्भुत समन्वय भी है, जिसने उत्तराखंड की सांस्कृतिक छवि को और अधिक प्रखर बना दिया है। प्रदेश की संस्कृति और कला को ये नई पहचान मिली। तो वहीं मंगलौर हरिद्वार हाईवे पर एक बस और बाइक सवार की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। उसी वक्त वहां से एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने गाड़ी रुकवाकर सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी और मृतकों को मोर्चरी में भिजवाया। एसएसपी ने बताया कि बाइक सवार मृतक कहां के रहने वाले हैं, इसका पता किया जा रहा है। ये रुड़की थाना क्षेत्र में ये बाईपास में ये घटना हुई थी, जिसमें एक बस की टक्कर से दो बाइक सवारों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। हालांकि उनको हॉस्पिटल अभी ले जाया गया था और उसमें जो बस का जो ड्राइवर है उसको हिरासत में लिया गया है और इन कारणों का हम पता कर रहे हैं कि किस कारण से ये एक्सीडेंट हुआ है और उसमें अभिवादी पक्ष जो है जिनकी मृत्यु हुई उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है और जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई वो की जाएगी। वह अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां मित्र पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि फेरी वाले का सत्यापन पूछना यानी जांच पड़ताल करना ग्रामीण को भारी पड़ गया। मित्र पुलिस ने ग्रामीण की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने ग्रामीण को इतनी क्रूरता से मारा कि पूरे शरीर पर उसके निशान मौजूद हो गए। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में सख्त नाराजगी है। ग्रामीणों ने आरोपी उप निरीक्षक को बर्खास्त करके उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पनीरू के नेतृत्व में हल्द्वानी पहुंचे। पीड़ित ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने जख्म भी दिखाए। हमारे जनपद नैनीताल से मैं इसी पे बात करूंगा। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि इस पे लाइन हाजिर कर दिया गया है सब इंस्पेक्टर को और साथ ही इस पे जांच एक वरिष्ठ अधिकारी एसपी क्राइम साहब को दे दी गई है। उनकी जो भी फाइंडिंग होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैं ग्राम सभा टांडा पोस्ट ऑफिस जिला नैनीताल उत्तराखंड से रहने से कहा हूँ। बाहरी व्यक्ति कंबल बेचने वाले से मैंने ये पूछा, मैंने कहा आप बिना परमिशन के कैसे बेचे। मैंने कहा आपने किससे परमिशन ले रखी है, आप किसको बदौर से बेच रहे हो। तो इतने मैंने 112 पे फोन किया। 112 पे फोन करने वहाँ से फोन उन्होंने कहा 10 मिनट बाद हम भेज दें। 20 मिनट उनका मुकुंद नाम का सिविल वर्दी में एक सिपाही आया। उन्होंने फिर हम दोनों को थाना ले जाया गया। थाने ले जाने का मेरे विनोद यादव ने बदतमीजी से बात करके मेरे को कस्टडी में बैठा दिया गया। और उसके बाद जो कंबल बेचने वाला था उसको उन्होंने अंदर बाहर 2 बार भेजा गया। उसके बाद उसको फिर दोबारा अंदर बुलाने के बाद उसको वापस भेज दिया गया था। फिर मेरे से विनोद यादव ने फिर माँ बहन की गाली बकने के बाद मेरे को अंदर ले जाके मारा गया। फिर उसके बाद फिर जब मैं बाहर आया तो मैंने ये कहा कि कितना मारोगे, जान से मार दो कहने के बाद फिर सादिक हुसैन, विनोद यादव और कंबोज मेरे को अंदर ले जाके पट्टे से बेरहमी से मारा गया। अगली खबर बद्रीनाथ से है, जहां बद्रीनाथ धाम के पास नदी में 2 व्यक्ति बह गए।
दोनों व्यक्ति को बचाने के लिए एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एसडीआरएफ फोर्स द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को करीब 200 मीटर की दूरी पर जाकर बचा लिया गया, जबकि दूसरा व्यक्ति नदी के तेज बहाव में लापता हो गया, जिसकी एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही है। पूछताछ करने पर जानकारी ये मिली कि नदी में बहने वाले दोनों व्यक्ति पिता पुत्र थे, जिसमें पिता को रेस्क्यू कर लिया गया है और पुत्र की तलाश फिलहाल जारी है। तो वहीं अगली खबर पौड़ी से है, जहां कोटद्वार कोतवाली की दुगड्डा चौकी क्षेत्र में एक ठेकेदार ने पिस्टल लहराई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ठेकेदार के पिस्टल को जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दुगड्डा मार्ग पर पोकलैंड चालक और मालिक का एक बस चालक से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि पोकलैंड चालक ने पोकलैंड मशीन को ही सड़क के बीचों बीच खड़ा कर दिया, जिसके बाद दोनों ओर से आवाजाही बिल्कुल ठप हो गई और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जब गाड़ी चालकों ने इसका विरोध किया तो पोकलैंड के मालिक ने अपने बचाव के लिए पिस्टल लहरा दी। की बात है जब इसमें पता चला कि कुछ व्यक्तियों द्वारा रास्ते में पत्थर डालकर रास्ता रोका गया है और परेशान किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है और फायरिंग का भी उसमें पता चला था। तो इस घटना के बाद जैसे संज्ञान में आया, इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया संबंधित धाराओं में और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो दोनों व्यक्ति थे उनकी गिरफ्तारी की जाए। वहीं मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अब अगले बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।